बच्चों, आज मैं तुम्हें एस ब्लॉक एलिमेंट्स अर्थात एस ब्लॉक के तत्व के बारे में जानकारी दूंगी। तो आप लोगों ने पीरियोडिक टेबल में भी एस ब्लॉक के बारे में पढ़ा है। पीरियोडिक टेबल में SPDF ये ब्लॉक होते हैं और उसमें भी आप लोगों ने ये जानकारी ले ली है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि जो ये तत्व एस ब्लॉक के तत्व हैं, इनको हम एस ब्लॉक के तत्व क्यों कहते हैं? फर्स्ट ए, ये मैंने फर्स्ट ए लिखा है और एक लिखा है, यहाँ पर 1 लिखा हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये वर्ग और आवर्त में जो क्षैतिज खाने आवर्त सारणी में होते हैं उन्हें आवर्त कहते हैं, और जो लंबवत ऊर्ध्वाधर खाने होते हैं उन्हें वर्ग कहा जाता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने आवर्त और वर्ग करके एक खाना बनाया है, दूसरे में मैंने 1 या फर्स्ट ए, और उसके बाद मैंने क्या लिखी हुई है? परमाणु संख्या, या जिसको परमाणु क्रमांक कहते हैं। तो ये जो एस ब्लॉक के तत्व हैं उसमें आपके कौन कौन आते हैं? देखिए, आपने एक तथ्य ये भी पढ़ा है कि हाइड्रोजन का स्थान आवर्त सारणी में आज भी विवादास्पद है। हाइड्रोजन को हम फर्स्ट ए में भी रखते हैं और उधर हम पी ब्लॉक में 7th ए में भी रखते हैं। तो उसका स्थान यहाँ भी है, फर्स्ट ए के साथ भी है। तो यहाँ मैं आपको बता रही हूँ कि लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम के साथ हाइड्रोजन भी यहाँ पर फर्स्ट ए अर्थात एस ब्लॉक का तत्व माना गया है। तो बच्चों, जो ये एस ब्लॉक के तत्व हैं, ये इसलिए इन्हें ये नाम दिया है क्योंकि इनका अंतिम उपकोष एस में समाप्त होता है। तो आप यहाँ पर देख रहे हैं हाइड्रोजन को तो रखा ही गया है, यहाँ भी रखा है, 7th ए में भी रखा है, आप याद कर लें इसको। तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन है, इसका जो परमाणु संख्या अर्थात परमाणु क्रमांक है वो 1 है। तो हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 1s1 लिखेंगे। अब आप देख रहे हैं उसके बाद लिथियम है। लिथियम की जो परमाणु संख्या है, परमाणु क्रमांक है, तो आप देखेंगे यहाँ पर 1s2 और 2s1 अर्थात इस ब्लॉक में अर्थात फर्स्ट ए वर्ग में आने वाले जितने भी तत्व हैं उनका अंतिम उपकोष एस होगा और उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होगा। तो अब आप इसका देखिए 11 है, तो आप इसको करिए 1s2, 2s2, 2p6 एंड 3s1। तो देखिए आप जो सोडियम है, सोडियम का जो उपकोष है वो S है, उसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है। तो आप इस तरीके से देखते जाएंगे, ये S में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है, इसलिए हम इसको क्या कह देंगे? S ब्लॉक तत्व इन तत्वों को कह देंगे। अब आप यहाँ पर देखिए पोटेशियम का 19 है, तो यहाँ पर पोटेशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप करेंगे तो उसमें भी अंतिम उपकोष जो है वो 4s1 होगा। तो 1s2, 2s2, 2p6, फिर 3s2, 3p6। अब आप उसके बाद देखिए ये 4s1, अब आप काउंट कर लीजिए और इसके बाद आप देखेंगे कि ये क्रम से s में 1 इलेक्ट्रॉन प्रवेश कर रहा है। ऐसे ही आप रुबिडियम का, सीजियम का, फ्रांसियम का कर सकते हैं। रुबिडियम की परमाणु संख्या 37 है, सीजियम की 55 है और फ्रांसियम की 87 है। तो आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी में पढ़ा है कि आप देखिए
यहाँ पर हाइड्रोजन का 1 है, उसके बाद 3 है। तो जो आवर्त हैं, आवर्तों में जो क्रमिक अंतर होता है उसे अगर हम याद करेंगे तो सारे वर्गों के लिए हम परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या को याद कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये 2 का अंतर है, इसके बाद 3 और 11 में 8 का अंतर है, 11 और 19 में 8 का अंतर है। तो ये 2 जो ये वर्ग हैं सोडियम पोटेशियम, इनमें 8-8 का अंतर है। फिर उसके बाद 18 का अंतर है, 37 और 55 के बीच में 18 का अंतर है, 55 और 87 के बीच में 32 का अंतर है। ऐसे ही सभी वर्गों के लिए ये प्रक्रिया लागू होती है। तो अब यहाँ पर हमने ये कहा कि जो फर्स्ट ए है वो अक्रिय गैसों के समीपस्थ माना जाता है। इनको क्षारीय धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये धातुएं पानी के साथ क्रिया करके हाइड्रोक्साइड बनाती हैं और उनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है, इसलिए इनको क्षारीय धातु कहा गया है। अब बच्चों यहाँ पर दूसरा जो इसी के बगल में जो दूसरा वर्ग है वो है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। वो दूसरा सेकंड ए है। तो उसको भी हम कहाँ पर से शुरू करेंगे, वो शुरू करेंगे यहाँ LIBE, BCNO। वो H को छोड़ दो, H तो टॉप में रखा गया आवर्त सारणी में। जैसे आपके जो अटेंडेंस रजिस्टर में पहला अनुक्रमांक होता है वैसे ही आप हाइड्रोजन को ले लीजिए 1, उसका जो परमाणु क्रमांक है वो 1 है और उसको 7th ए की धातुओं के साथ भी रखा गया है। तो यहाँ पर लिथियम के बगल से शुरू होगा बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम। ये धातु क्रम से हमारे सामने आएंगे। इनको याद करने का, फर्स्ट ए की धातुओं को याद करने का एक तरीका मैं और बता रही हूँ आपको। वो कैसे याद करेंगे, आप उस तरीके को प्रॉपर मान सकते हैं या नहीं भी मान सकते हैं। आप अगर ऐसे याद करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि ऐसे में बच्चे को कंफ्यूजन की स्थिति नहीं रहती है। तो इसको आप याद करेंगे, हर लैलाने की रब से फरियाद। इसको कैसे याद करेंगे, H से हर, LI से लैला, NA से ने, K से की, RB से रब, CS से, FR से फरियाद। अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस पूरे वाक्य को याद कर लीजिए, तो आप तुकबंदी करके इस वर्ग के सभी तत्वों को याद कर सकते हैं। अब ऐसे ही बच्चों में यहाँ पर दूसरा वर्ग आपको मैं बता रही हूँ जो LI के बगल से शुरू होगा। तो वो है आपका ये फर्स्ट ए है और यहाँ पर ये सेकंड ए। तो यहाँ पर लिथियम के बगल से शुरू होगा। तो ये है बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम और रेडियम, ये तत्व हैं। तो यहाँ पर भी आप जानते हैं लिथियम के बगल में बेरिलियम है। लिथियम का यदि परमाणु क्रमांक, परमाणु संख्या 3 है तो बेरिलियम की जरूर 4 होगी। ये 4 हो गई। यहाँ पर परमाणु क्रमांक या परमाणु संख्या आप, अगर आपको तरीका आता है तो आप बना सकते हैं। आप इसमें 8 जोड़ दीजिए, 12 हो जाएगा। फिर इसके बाद 20 हो जाएगा। फिर इसके बाद आप फिर इसमें जोड़ दीजिए आगे को, ये 4, 8, 12 हो गया, 12 ये हो गया 8, 20, 20 में फिर 18 जोड़ दीजिए, ये हो जाएगा 38, 38 में फिर 18 जोड़ दीजिए। फिर जो आता है उसमें आप 32 जोड़ दीजिए। तो इस प्रकार से आपके सामने इसके बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रांसियम, बेरियम, रेडियम के इन सब के इलेक्ट्रॉनिक जो इनका परमाणु संख्या है वो आपके सामने आ जाएगी। तो आप कर सकते हैं इसको। और इसको याद करने का तरीका ये है बेरिलियम। तो इसको याद करने का तरीका क्या है, जैसे आपने यहाँ पर ये है Na, मैं इसके बगल में लिख देती हूँ, ये है K, LI NaK, RB,
CsFr, ये रेडियो एक्टिव है दोनों, ये रेडियो एक्टिव तत्व है नीचे के Fr और ये अब रेडियम। तो अब आप यहाँ पर कैसे करेंगे, देखिए ये आप इसको बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप रोए। ये तरीका, अगर आपको कहीं पर कंफ्यूजन हो रहा है कि सेकंड ए के कौन से तत्व हैं, तो आप इस तरीके को अपना सकते हैं। इनको हम कहते हैं, ये जो धातुएं होती हैं, पहले प्रकार की धातुओं को हम क्षारीय धातुएं कहते हैं। फर्स्ट ए की जो धातुएं हैं उनको क्षारीय धातुएं कहते हैं, और जो सेकंड ए की धातुएं हैं उनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। और क्षारीय मृदा धातुएं इसलिए कहते हैं क्योंकि ये इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड प्रकृति में क्षारीय प्रकार के पाए जाते हैं, या क्षारीय प्रकृति के इनके ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड पाए जाते हैं, इसलिए इनको क्षारीय मृदा धातुएं कहते हैं। भूपर्पटी में इनके पाए जाने की संभावना ज्यादा होती है। मृदा से मतलब है कि आपका जो सतह है, जो आपकी भूमि की सतह है, उसमें इनके पाए जाने की संभावना अधिक होती है। क्षारीय मृदा धातुएं इसलिए इनको कहा जाता है। तो यहाँ पर अब मैं ये बताऊंगी कि जो ये क्षारीय धातुएं होती हैं, ये क्षारीय धातुएं जैसे Li है, लिथियम है, तो लिथियम की जो ज्वाला होती है उसका रंग कैसा होता है, उसका रंग होता है लाल। तो लिथियम को अगर हम जलाएंगे तो उसकी ज्वाला लाल होगी। ऐसे सोडियम की कैसी हो जाएगी, ये सोडियम जो धातु है बहुत क्रियाशील धातु है, इसकी हो जाएगी सुनहरी पीली, सुनहरा पीला कलर इसकी फ्लेम में आएगा। इसके बाद के है पोटेशियम, पोटेशियम में आएगा बैगनी रंग आ जाएगा। इसमें लाल रंग आया, इसमें सुनहरा पीला रंग आया, पोटेशियम में बैगनी रंग आया, और बैगनी इसके साथ बैगनी पीला। अब रुबिडियम में आ जाएगा आपका टोटल बैगनी कलर आएगा। और इसके बाद जो सीजियम आता है, सीजियम में भी आपके जो कलर आएगा ज्वाला का वो बैगनी आएगा। ये है आपका ज्वाला का रंग। जो आपको कुछ जानकारियां मैं दे रही हूँ, जिनको आप आसानी पूर्वक एक इंटरेस्ट के साथ में याद कर सकते हैं, तो वो आप इस तरीके से भी सीख सकते हैं। अब ये है फर्स्ट ए और सेकंड ए अगल बगल के वर्ग हैं। तो अगल बगल में कभी कभी काफी समानता पाई जाती है। तो यहाँ पर मैं आवर्तों को लिख रही हूँ। जो लिथियम है, लिथियम के बगल में बेरिलियम है, LiBe BCNO F इस प्रकार से आवर्त जाता है। NaMgAl SiPSCl करके जाता है। तो ये है आपका द्वितीय आवर्त और ये है तृतीय आवर्त। अब मैं आवर्तों की बात कर रही हूँ, क्षैतिज खानों में मैं जा रही हूँ। तो Li और Mg को अगर आप इस प्रकार से इनके बीच में अगर आप संबंध इनका नोट करना चाहते हैं, तो Li से मैग्नीशियम की काफी समानता होगी, बेरिलियम से एल्युमिनियम की होगी और बोरॉन से Si की होगी। तो इसका मतलब है कि जो अगल बगल में जो वर्ग हैं उनमें काफी समानता पाई जाती है, उनके गुणों में काफी समानता पाई जाती है। तो उनके बीच में क्या पाया जाता है, विकर्ण संबंध भी पाया जाता है। तो अब यहाँ पर ये देख रहे हैं आप, ये पहला है, ये सेकंड है, और बोरॉन परिवार है, फिर उसके बाद कार्बन परिवार है। मैं आवर्तों में बात कर रही हूँ, 13 और 14 इनकी मैं बात कर रही हूँ। तो इनमें आप देखेंगे लिथियम से काफी समानता, उसके गुणों में समानता मैग्नीशियम की होगी, और बेरिलियम की एल्युमिनियम से होगी, और बोरॉन की सिलिकॉन से होगी। इस प्रकार से सेकंड और थर्ड वर्ग के जो तत्व हैं, आवर्तों के तत्व हैं, उनमें काफी समानता पाई जाती है। तो ये है आपका
एस ब्लॉक तत्वों के बारे में हल्की सी जानकारी है। अब जो एस ब्लॉक के तत्व होते हैं ये कैसे होते हैं, इनका घनत्व तो बहुत कम होता है, ये हल्के होते हैं और इनको नरम होते हैं और आसानी पूर्वक इनको काटा जा सकता है। जैसे सोडियम है, सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है। अगर सोडियम में हम क्या मिला देंगे, ये सभी को विदित है कि अगर सोडियम धातु में हम पानी मिला दें तो क्या होगा, बड़ी जोरदार रिएक्शन होगी। यहाँ पर सोडियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और साथ में हाइड्रोजन गैस बनेगी। ये सभी बच्चों को बहुत अच्छी तरह से याद करना है कि ये रिएक्शन अक्सर पूछी जाती है कि सोडियम एक बहुत नरम धातु है, आसानी पूर्वक इसको हम काट सकते हैं। अगर पानी के साथ ये क्रिया करता है तो सोडियम का हाइड्रोक्साइड बनाता है। देखो मैंने ये कहा कि क्षारीय प्रकृति होती है इनके हाइड्रोक्साइडों की, इसलिए इनको क्षारीय धातुएं कहा जाता है। अब ऐसे ही आप पोटेशियम की पानी के साथ कर लोगे तो पोटेशियम हाइड्रोक्साइड बनेगा और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। तो अब आप लिख लीजिए 2K प्लस, यहाँ पर पानी के साथ अभी क्रिया करा दो तो सोडियम से कम क्रियाशील है पोटेशियम, तो ये बनेगा 2KOH और हाइड्रोजन गैस निकलेगी। इसलिए ये समीकरण मैंने इसलिए बताई कि ये क्षारीय धातुएं इनको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये इनके जो हाइड्रोक्साइड होते हैं पानी के साथ मिलकर के जो हाइड्रोक्साइड बनते हैं वो क्षारीय प्रकृति के होते हैं। अब ये होता है कि ये जो क्षारीय धातुएं हैं जैसे लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, ये क्या होती हैं कि ये वायु की अधिकता में जलाने पर तीव्रता के साथ जलती हैं। अगर हम वायु की तीव्रता में इसको जलाएं तो ये तीव्रता के साथ जलती हैं। Li से Li2O बनता है, Na से Na2O2 बनता है, Li से Li2O बनता है और Na से क्या बनेगा, Na2O2 सोडियम का परऑक्साइड बनता है। तो मैंने आज ही आप लोगों को ये रिएक्शन भी बताई है और ये रिएक्शन भी आपको लिख के दी है, इसलिए आप लोग इसको पढ़िए और अच्छी तरह से याद करिए। और इनके सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं, इन धातुओं के सुपर ऑक्साइड भी बनते हैं। इन जो ये क्षारीय धातुएं होती हैं इनमें और क्या गुण पाया जाता है कि इनकी जो ऑक्सीकरण संख्या है, इनके बाह्यतम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो इलेक्ट्रॉन होने के कारण क्या होता है कि ये आसानी पूर्वक अपना इलेक्ट्रॉन, जैसे लिथियम है इसके अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है, अगर लिथियम का क्लोराइड बन रहा है या सोडियम का क्लोराइड बन रहा है, यहाँ पर मैं इसको बताऊंगी आपको। ये जैसे ये आपने बना लिया कि ये धातुएं धन विद्युतीय नेचर की होती हैं, सोडियम और क्लोरीन। तो आप देखेंगे सोडियम के अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के अंतिम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, क्लोरीन के यहाँ पर हैं 2, क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7, ये क्लोरीन के हैं तो आप देखेंगे 7 है। तो आसानी पूर्वक ये अपने इलेक्ट्रॉन को दे देता है। अगर आसानी पूर्वक इसने अपने इलेक्ट्रॉन को दे दिया तो इसमें धनावेश आ जाएगा और जो क्लोरीन क्या कर रहा है, इसके इलेक्ट्रॉन को ले रहा है, यहाँ पर इसने इलेक्ट्रॉन को ले लिया तो इसमें क्या चार्ज आ जाएगा, ऋण चार्ज आ जाएगा, अर्थात ये ऋण विद्युतीय हो जाएगा, ये धन विद्युतीय हो जाएगा। इसलिए ये आसानी पूर्वक अपने इलेक्ट्रॉन को दे देते हैं। इलेक्ट्रॉन देने के कारण इनको धन विद्युतीय माना जाता है। कैसा माना जाता है इनको, धन विद्युतीय प्रकृति की धातुएं माना जाता है क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन को आसानी पूर्वक दे दे रहे हैं। अब जैसे KCl है, पोटेशियम में भी आप देखेंगे अंतिम कोश में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, वह इलेक्ट्रॉन ये जो Cl में आप देखेंगे, Cl में ये कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पर 7 होते हैं। तो ये क्या करेगा, अपने इस इलेक्ट्रॉन को आराम से इसको दे देगा और क्या बन जाएगा, KCl बन जाएगा। K में धनावेश आएगा, Cl में ऋणावेश आएगा। जो तत्व इलेक्ट्रॉन को देता है उसने एक अच्छा कार्य कर लिया तो उसमें पॉजिटिविटी आ जाती है और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है
उसने क्या किया कि उसको उधार मांग लिया। उधार मांगने वाले को क्या दिखाया जाएगा, ऋणात्मक नेचर का दिखाया जाएगा। तो इस गुण को आप वैद्युत संयोजक यौगिक बनने में भी आपने पढ़ा है या आप पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर आज मैंने आपको इसके धन विद्युतीय गुण को भी बता दिया है। क्षार धातुएं क्या होती हैं, अत्यंत क्रियाशील होती हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये बहुत क्रियाशील होती हैं और इनको क्या किया जाता है कि इनके इलेक्ट्रॉन को सुविधा पूर्वक क्या करते हैं, पृथक कर लेते हैं, इसलिए ये ज्यादा क्रियाशील मानी जाती है। अब इनमें क्या होता है, अपचायक का गुण भी पाया जाता है। जैसे पोटेशियम है तो पोटेशियम इलेक्ट्रॉनों का त्याग करने के कारण इनको, इन पदार्थों को अपचायक कहा जाता है। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रेंसियम रेडियो एक्टिव है, तो ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉनों का त्याग करते हैं, इसलिए इनको क्या कहा जाता है, इनको अच्छा अपचायक भी कहा जाता है। तो सभी जो क्षार धातुएं होती है वो आसानी से इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर सकती हैं, इसलिए ये अत्यंत तीव्र अपचायक का कार्य करती है। उदाहरण के लिए अगर मैं आपको ये पोटेशियम दिखाऊं तो ये पोटेशियम क्या कर रहा है कि एक यहाँ पर क्या किया इसने, एक इलेक्ट्रॉन को यहाँ पर क्या कर दिया, आसानी से क्या किया इसने कि इलेक्ट्रॉन को त्याग दिया। तो आप देख रहे त्यागने के बाद ये मुक्त अवस्था में आ गया K इज इक्वल टू K प्लस 1 इलेक्ट्रॉन। अब ऐसे ही आप देखिए Cl है, जैसे तो Cl ये क्लोरीन है, ये एक इलेक्ट्रॉन को लेगा तब ये Cl में बदलेगा, जिसने लिया उसने क्या किया, उसने ग्रहण कर रखा यहाँ पर, तब ये Cl मुक्त रूप में हमको प्राप्त हुआ। इसलिए यहाँ पर हम इसको अगर हम जोड़ें, इस समीकरण को अगर हम पूरा जोड़ दें तो जोड़ करके क्या होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पर, तो ये जोड़ करके आ जाएगा आपके पास K प्लस Cl। तो आप देखिए इसको काट लीजिए, K प्लस Cl इज इक्वल टू KCl, K प्लस Cl इज इक्वल टू KCl। तो ये समीकरण आपकी क्या हुई, यहाँ पर हमने कहा कि ये धातुएं जो हैं फर्स्ट ए की धातुएं एक अच्छा अपचायक का कार्य करती हैं। तो ए के समीकरण के द्वारा भी आपको बता दिया कि ये कैसे अच्छी अपचायक हैं। अब इसके बाद में आपको नेक्स्ट चैप्टर में इसके अन्य गुणों को बताऊंगी। एस ब्लॉक में जो फर्स्ट ए और सेकंड ए की धातुएं हैं उनके बारे में बताऊंगी और आप इसको बहुत अच्छी तरह से याद कर लें और इसको समझ लें। थैंक यू।